हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि खार्तूम को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मोजाम्बिक को लेकर के। तो मोजाम्बिक जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सर्दर्न ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है। अभी कुछ टाइम पहले हमारे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ की विजिट की थी, जिसकी वजह से न्यूज में बना हुआ था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो मोजाम्बिक कंट्री है वहां से एक जाम्बेजी रिवर जो है वो फ्लो करती है, जो मोजाम्बिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब जाम्बेजी रिवर को लेकर के कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, अगर हम ओवरऑल अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो जाम्बेजी रिवर जो है वो 4th लॉन्गेस्ट रिवर है इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो उन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर में ये जो जाम्बेजी रिवर है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, वो रिवर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जिनका ओरिजिन होने के बाद में वो इंडियन ओशन में अपने आप को मर्ज करती है, तो उन रिवर में जाम्बेजी रिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है कि जब भी आपकी ज्योग्राफी लोकेशन को स्टडी करो तो उसके आसपास वाले रीजन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो कांगो बेसिन जो है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया। 3-4 आपको कंट्री के नेम दे दिए और पूछ लिया कि कौन सा कंट्री जो है वो कांगो बेसिन में पड़ता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स रहती हैं या किसी वजह से कोई न्यूज में रहती है कोई रिवर, तो उसको लेकर के बेसिक बात पता होना चाहिए कि कहां से ओरिजिन होता है, कहां मर्ज होती है, कौन कौन से कंट्रीज में कहां कहां पर वो फ्लो करती है। ओके, तो ये मोजाम्बिक की लोकेशन और जाम्बेजी रिवर को लेकर के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक बात करेंगे हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में और एक हम बात करेंगे डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव के बारे में। अगर आप 2024, 2025, 2026 जब भी आप यूपीएससी का स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उनके लिए अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव। या आप कोई भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां आपको लगता है कि करंट अफेयर्स अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपके लिए ये प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इस प्रोग्राम में हम किस तरीके से न्यूज़ को कवर करवाते हैं उसकी क्लिप जो है इस वीडियो के लास्ट में आज आपको दी जाएगी। आप जाकर के वहां पर देखिए कि किस तरीके से हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जहां पर भी हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उस न्यूज़ की जो क्लिप है वो इस चैनल पर आपको अपलोड की जाती है। एक अलग से टेलीग्राम चैनल है और वहां पर उस न्यूज में क्या आपके स्टैटिक पार्ट से, क्या आपके करंट अफेयर पार्ट से कौन कौन सी टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दिया जाता है। किसी भी तरीके से आपको सॉफ्ट कॉपी में सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। अब इसका आपका इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, देखो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या होता है कि हम मंथली मैगजीन पढ़ते हैं। मंथली मैगजीन में करंट अफेयर्स में मैक्सिमम इश्यू देखने को मिलता है कि वहां पर न्यूज है, न्यूज को लेकर के एक लाइन दी जाती है कि वाई इन न्यूज। ओके, तो रिलेशन जो है वो कम कंप्लीट हो पाता है। सबसे ज्यादा अगर आप न्यूज़पेपर से, क्लिप से किसी चीज को पढ़ोगे आपको लगेगा कि अच्छा इसकी वजह से न्यूज में था, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके इनडायरेक्टली जो हैं वो रिलेट हो पाती हैं। ओके, और दूसरा एक ये इनिशिएटिव है कि यहाँ पर मान लो न्यूज़पेपर में आज कोई ज्योग्राफी लोकेशन न्यूज में है, आज कोई जो है कोई पॉइंट न्यूज में है, कोई स्टैटिक पार्ट न्यूज में है, तो उसको लेकर के उसका एक्सप्लेनेशन अगर कोई ज्योग्राफी लोकेशन न्यूज में है तो उसकी मैपिंग जो है वो भी आपको उसी जगह प्रोवाइड करवाई जाएगी उस न्यूज के साथ में। तो ओवरऑल जो है वो आपका करंट अफेयर अगर आपको कंप्लीट करना है तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल है। इस प्रोग्राम की फी जो है वो पर मंथ 89 रुपीज है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उसको ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ही आप वीडियो देखते हो तो वीडियो के पास में सब्सक्राइब के पास में जो ज्वाइन बटन आता है ना, वहां जाकर के बच्चे इसको ज्वाइन कर रहे हैं। वहां नहीं ज्वाइन करना है, जहां आपको वीडियो का टाइटल शो होता है उस टाइटल पर आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है मेंटरशिप प्रोग्राम के भी और डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव के भी। तो वहां जाकर के आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए और इसको आपको ध्यान में रखना है।
ओके। और नेक्स्ट है मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, और ये प्रोग्राम जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा कल से 5 जून से। और इस प्रोग्राम में क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो कि आपका जो भी सिलेबस है उसको जो प्रद्युमन सर जो हैं वो इस प्रोग्राम को गाइडेंस अपना प्रोवाइड करेंगे। हिंदी मीडियम हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम हो, इस बात में भी मैं आपको क्लेरिफाई कर देती हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो तो देखो, अगर हमारे पास में एक स्ट्रेंथ अच्छी हो पाती है हिंदी मीडियम की तो हम सेपरेट उसके लिए कर पाएंगे। नहीं तो आपको जो टारगेट है, आपको जो क्वेश्चंस हैं वो हम इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करेंगे। हाँ, आप आंसर, जैसे आप आंसर राइटिंग में, जैसे आप अपना ऐसे हिंदी मीडियम में लिख करके भेजते हो तो उसमें हम प्रॉपर आपको हिंट प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपको जो टारगेट है वो हिंदी मीडियम, अब देखो इसको तो स्टूडेंट इजीली समझ पाता है। जैसे हम टारगेट किस तरीके से देते हैं, वीकली टारगेट देते हैं कि जैसे 5 जून से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है तो 5 जून से मान लो हमने 12 जून तक का टारगेट दे दिया कि 5 जून को आपको ये कंप्लीट करना है, 6 जून को आपको ये करना है। और स्टार्टिंग करेंगे हम एनसीईआरटी से, मतलब बेसिक से। और वो एनसीईआरटी मान लो बोल दिया कि आपको 6th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। साथ ही साथ में आपका करंट अफेयर को भी हम फोकस करेंगे कि मे का ये करंट अफेयर आप कंप्लीट करो साथ ही साथ में। ओके, तो इस तरीके से आप उसको, अब ये तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट से समझ सकता है इस टारगेट को। हाँ, थोड़ा सा इशू जो है वो क्वेश्चंस को, जैसे हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग में जो क्वेश्चंस देते हैं उनका जो है उसमें थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है। नहीं, ओवरऑल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। 8,500 रुपीज जो है इसके चार्जेस हैं, और 10 मंथ की फी है ये। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने में रिसोर्सेज लगती है, टीम लगती है, बहुत सारे जो प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होता है, तो इन सब के लिए एक मिनिमम फी है। अगर आप कंपैरिजन करोगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो अदर कोचिंग्स हैं उनसे, तो उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम मिनिमम फी। हमें भी पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई इकोनॉमिक बर्डन जो है वो क्रिएट ना हो, क्योंकि इसका देखो स्टडी जो है वो वैसे एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, और उन सब में अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए रखना, फैमिली के ऊपर बर्डन क्रिएट ना करना, ये एक मेजर इशू रहता है स्टूडेंट्स के साथ में। तो उन सबको ही हमने फोकस करते हुए 8,500 रुपीज़ 10 मंथ के लिए है। अगर आप मंथली बेसिस पर काउंट करोगे तो ओनली 700 रुपीज़ के लगभग जो है इसके चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर जो न्यूज़ है अभी बालासोर में जो रेलवे ट्रेजेडी देखने को मिली, तो उसमें कितने लोगों की डेथ हो गई इसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई हुई है। देखो, मैं जो स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि कोलिजन का जो मेन इशू ये देखने को मिला कि सिग्नल फेलियर देखने को मिले। जो ट्रेन आ रही थी उसको पहले सिग्नल दिया गया कि आप एंटर कर सकते हो, लेकिन पहले से वहाँ पर जो ट्रेन रुकी हुई थी उसके साथ में फिर क्लैश देखने को मिला। जो ट्रेन है वो दूसरी जो रेल की जो पट्टी है उसके ऊपर एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से सारा क्लैश जो है वो देखने को मिला। जब आपस में खड़ी ट्रेन और उसके साथ में क्लैश हुआ तो बगल में जो दूसरी ट्रेन जा रही थी उसके साथ में फिर जो है वो क्लैश देखने को मिला। इसकी वजह से ट्रेजेडी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब देखो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैग जो है उन्होंने बहुत टाइम पहले अपनी रिपोर्ट जो है वो दी थी, और इस रिपोर्ट में ये बोला था कि हमारी जो भी रेलवे के जो ट्रैक्स हैं उनकी प्रॉपर टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर कैग की रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है कि कैग ने 2017 से 2021 तक के डाटा जो है उसको इकट्ठा किया, और कैग ने इस बात के ऊपर फोकस किया था कि ट्रैक मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए। टाइम टू टाइम जो है, जो भी ट्रैकिंग मशीन है उन सब को लेकर के एक प्रॉपर सेफ गार्डिंग जो है होना चाहिए। प्रॉपर टाइम टू टाइम जो ट्रैक है उनका मतलब मेंटेनेंस भी करो, उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करो। उनका जो है अगर आप ट्रैकिंग उस एरिया को करना चाहते हो, आप उसको एरिया को चेक करना चाह रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से आप उसको करो, तभी जा करके ये इशू जो है वो कम हो सकते हैं। नहीं तो टाइम के साथ में जो इशू है वो और ज़्यादा इंक्रीज होते रहेंगे। ओके, तो ये सारे जो गाइडेंस जो कैग ने बोले थे, जिन जिन रिकमेंडेशन के ऊपर फोकस किया था, उन सब के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो एक्सीडेंट्स हैं इनके रिपोर्ट्स में या इनके मेजर क्या इशू रहे उन सब के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो उन सारे इश्यूज को टैकल जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए,
तो देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला है कि अमरनाथ यात्रा का जो ट्विन ट्रैक है उसको जल्द ही 15 जून तक रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो हमारे लिए आर्टिकल इंपोर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो 1960s में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसका कंसेप्ट रखा था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। और मेन टारगेट ये था कि हमारे इंडिया का नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में जो एरिया है वहां पर हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें और कनेक्टिविटी के लिए रोड जो है उनका कंस्ट्रक्शन किया जाए। तो मेन टारगेट इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये था कि इन एरिया में स्पीडी डेवलपमेंट जो है वो हो सके ताकि बॉर्डर तक हम हमारी इजीली रीच बना सके। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, एयरफील्ड, डिफेंस वर्क्स, टनल इन सबको बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, देखो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आधार बेस्ड सिस्टम जो है वो मनरेगा वर्कर्स, अभी हमने देखा कि वेस्ट बंगाल जो है वहां पर वर्कर्स इस चीज को लेकर के काफी उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि उनकी जो भी वेजेस हैं वो टाइम पर नहीं देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इशू है। मतलब काम किया लेकिन उसका रिजल्ट उनको नहीं देखने को मिल रहा। ओके, और तो उनका जो पैसा है वो प्रॉपर तरीके से उनका जो अकाउंट है उनमें नहीं आ पा रहा है। ओके, तो मनरेगा वर्कर्स जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर वर्कर्स जो हैं उनका आधार बेस्ड सिस्टम है, मतलब उनका अकाउंट को उन्होंने आधार नंबर से कनेक्ट कर रखा है, तो इशू नहीं देखने को मिलेगा। अगर वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और वहां जाकर के मनरेगा स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो मनरेगा स्कीम में अगर उनको आधार नंबर पे उनका एड्रेस कर रखा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि एबीपीएस जो सिस्टम है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है, ये इंश्योर है, इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनके पास खुद का आधार कार्ड नहीं है, तो उनको ऐसा नहीं है कि मनरेगा स्कीम से उनको बाहर कर दिया जाएगा। ओके, लेकिन गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि भाई इस फॉर्मेट के ऊपर आप काम करो ताकि आपका जो डेली वेजेस जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। अब ये एबीपीएस क्या है इसके बारे में आप जान लो। देखो, एबीपीएस जो है वो एक गेटवे है जिसके थ्रू पेमेंट देखने को मिलता है और इसको जो है वो क्रिएट किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आप सीधी सी ये बात मानिए कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ये है कि जिसमें आधार को ही बेसिस मान लिया जाए। अकाउंट जो है वो आप कोई ऐड करो कोई हटाओ, सिर्फ आपका अकाउंट जो है वो बेसिस हो आपके आधार नंबर पर, मतलब आपका आधार नंबर जो है उसको बेसिस माना जाए आपके पेमेंट के लिए, तो वो होता है आधार बेसिस पेमेंट सिस्टम। ओके, ये आपको बेसिक बात जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो कोविड के टाइम में हमने देखा कि वैक्सीन जो है उसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छा काम भी किया। कोविड के टाइम बहुत कम टाइम में ही वैक्सीन जो है वो हमने जनरेट कर ली, उसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट भी देखने को मिला। अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने फोकस किया है G20 ग्रुप की जो कंट्रीज हैं उनके साथ में कि हमें वैक्सीन रिसर्च इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम है उनको हम अच्छे से टैकल कर पाएँ। और हम सबसे बड़ा इशू ये देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे होती हैं जिनका रिजल्ट काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं देखने को मिलता है, बहुत सारी डिजीज़ का, लेकिन कोविड के टाइम में हमने काफ़ी कम टाइम में जो है वो रिसर्च करके कोविड की वैक्सीन जनरेट कर ली। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो फोकस करे और G20 कंट्री जो हैं वो इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वर्ल्ड पेज पर। यहाँ पर हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि देखो ताइवान स्टेट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी 1-2 दिन पहले हमने ज्योग्राफी लोकेशन में भी ताइवान स्टेट को डिस्कस किया था क्योंकि चाइना जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई। अभी अमेरिका और कनाडा की तो वॉरशिप और अमेरिका का जो डिस्ट्रॉयर है उन्होंने ताइवान स्टेट वाले एरिया को पार किया है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो बार बार क्लेम करता रहा है कि ताइवान हमारा पार्ट है। ताइवान, चाइना क्लेम करता है कि ताइवान हमारा पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, यूएस जो है वो इसमें इंटरफेयर ना करे। देखो ये है ताइवान स्टेट जो मेनलैंड चाइना और ताइवान जो आइलैंड है उसको सेपरेट करता है और कनेक्ट करता है। यहाँ पर साउथ चाइना सी है उसके नॉर्दर्न पार्ट को ईस्ट चाइना सी से। ये जो ताइवान सी है इसको फॉर्मोसा स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो आज ये न्यूज़ में है,
अब हम ये डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव में ये आपके न्यूज़ की क्लिप डालेंगे, साथ ही साथ में आपका ये जो ज्योग्राफी लोकेशन का मैप है ये भी वहीं पर अपलोड कर देंगे। इससे आपके ओवरऑल जो है ना डेली बेसिस पर करंट अफेयर जो है वो ओवरऑल आपके जो है वो कंप्लीट होते जाएंगे। ओके, और जब आप लास्ट में एग्जाम के टाइम में जब आप चाहते हो कि सारी चीज़ें आपको रिपीटिशन देखने को मिले, आप रिवाइज कर लो। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट देखो, बहुत सारी न्यूज़ जैसे आज द हिंदू में नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस में है, इंडियन एक्सप्रेस में नहीं है, द हिंदू में नहीं है, अगर कोई न्यूज़ छूट जाती है ना तो 1-2 दिन में यहाँ पर कवर कर ली जाएगी इस इनिशिएटिव में। मतलब ओवरऑल आपका जो करंट अफेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपसे वोल्केनो टीम लेना चाह रही है। वोल्केनो टीम जो है वो आपको अश्योर करती है कि आपका जो भी करंट अफेयर्स है वो हम कंप्लीट यहाँ पर करवाएंगे। ओके, तो ये ताइवान स्टेट की जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो अभी यहाँ देखिए, देखो 20 IISS जो सेंग्रीला डायलॉग जो है सिंगापुर में वो ऑर्गेनाइज हुई, इसकी 20 मीटिंग, और इसमें इंडोनेशिया जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। इंडोनेशिया ने ये बात बोली कि हम क्या कर सकते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी तक जहां पर इशू चल रहा है उसको वहीं पर ख़त्म किया जाए, और वो एरिया जो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्टेड जोन है वहां पर रेफरेंडम जो है वो कंडक्ट करवाए जाए। रेफरेंडम एक तरीके से जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसका एक टूल है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को आप इस तरीके से समझिए, 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब लोग जो हैं वो खुद अपनी बात रख सकें। तो रेफरेंडम में क्या होगा, मान लो जो यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट वाले कुछ रीजन जो है वो क्या है, प्रॉब्लम मतलब एक तरीके से कन्फ्लिक्टेड जोन है। कुछ एरिया ऐसे हैं वो चाहते हैं कि हम रशिया के साथ जाएं, कुछ एरिया जो है वो है यूक्रेन के पास में, तो वहां पर रेफरेंडम का मतलब होता है डायरेक्ट लोगों को वोट करवा लो कि आप रशिया के साथ रहना चाहते हो, यूक्रेन के साथ रहना चाहते हो या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। तो जितनी वोटिंग होगी उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, जो है वो उस एरिया को लेकर के डिसीजन कर सकते हो। तो इंडोनेशिया ने यहाँ पर ये इनिशिएटिव करने की कोशिश की है कि इस तरीके से जो भी इशू है उनको सॉल्व किया जा सकता है, और जो भी एरिया, जैसे रशिया ने अभी तक बहुत सारा एरिया जो है वो कवर कर लिया यूक्रेन का, तो उनको लेकर के उस एरिया में यूएन की जो पीस कीपिंग जो ट्रूप्स हैं उनको वहां पर इंस्टॉल किया जाए और इस इशू को जो है वो यूएन के लेवल पर फिर सोल्व किया जाए। अब ये सेंग्रीला डायलॉग क्या है इसके बारे में आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखो, सेंग्रीला डायलॉग जो है, यहाँ देखिए सेंग्रीला डायलॉग मतलब बातचीत। देखो सबसे पहले 2002 में सिंगापुर जो है उसका होटल है सेंग्रीला, उस होटल में जो है ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, इसीलिए इस डायलॉग को जो है वो सेंग्रीला डायलॉग के नाम से जाना जाता है। ये जो सेंग्रीला डायलॉग है ये एशिया का प्रीमियर डिफेंस समिट है। मतलब डिफेंस को लेकर के यहाँ पर क्या की जाती है, बातचीत की जाती है कि जो इशू है उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सेंग्रीला डायलॉग एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है जो एवरी ईयर लंदन बेस्ड एक थिंक टैंक ओके। और ये जो थिंक टैंक है इसका नाम है IISS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज। ये जो है वो इस सेंग्रीला डायलॉग को ऑर्गेनाइज करवाता है और इसमें मीटिंग होती है, मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं और आसपास वाले रीजन में क्या इशू चल रहा है, क्या सिक्योरिटी इशू चल रहे हैं, उन सबको हम किस तरीके से उसके लिए फ्रेश सॉल्यूशन जो है यहाँ मिल करके दिए जाते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसको लेकर के इंडोनेशिया ने अपने स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ पर देखो आपको शो हो रहा होगा IISS, ओके, ये ऑर्गेनाइज करवाता है। तो ये बेसिक बातें भैया हमने डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइंस पेज पर। तो साइंस पेज पर फर्स्ट जो आर्टिकल है वो बोल दिया गया है कि ग्राउंड वाटर लेवल को जिस तरीके से हम डिप्लीट कर रहे हैं, अगर हमने फोकस नहीं किया तो ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर ये मानिए कि हमारे इंडिया का जो नर्दर्न पार्ट है वहाँ पर 2002 से 2022 के बीच में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रख रखे हैं कि 95% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर डिप्लेशन अकर्ड इन नर्दर्न इंडिया, क्योंकि नर्दर्न इंडिया में इरिगेशन जो है यहाँ पर स्पेसिफिक वीट और राइस जो उगाया जाता है उसके लिए इरिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट जो है वो किया जाता है ग्राउंड वाटर को। तो यहाँ पर बताया गया है
कि देखो ग्राउंड वाटर में बार बार ये बोला जाता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब मानसून के टाइम में जो रेनी सीजन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है उसको हम क्या कर पाएंगे, दोबारा से एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ग्राउंड वाटर लेवल जिस तरीके से डिक्रीज हो रहा है उतना इफेक्ट नहीं डालेगा मानसून जो रेनी सीजन है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इवेपोरेशन रेट भी तो बढ़ेगी ना। पानी आया रेन के थ्रू, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से इवेपोरेशन जो है वो भी हाई लेवल पर देखने को मिलेगा। तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरीके से एक्टिविटी जो है वो हमारी बनी रही तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो है वो ये है कि हमें इरिगेशन एफिशिएंट तरीके से करना होगा। मतलब हमें इरिगेशन सिस्टम जो है उसको काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल करना होगा, तभी जा कर के हम जो है वो फोकस कर सकते हैं। हम ड्रॉप सिस्टम जो है उसको अश्योर कर सकते हैं। हम इस तरीके की सीड्स डेवलप कर सकते हैं जो काफ़ी कम पानी में जो है वो पक जाएं। ओके, उनको इरिगेशन के लिए काफ़ी कम वाटर की आवश्यकता हो। हम जो अल्टरनेट वीट और राइस जो है इसका अल्टरनेट जो अदर आप ये मानिए जो अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन जो क्रॉप्स हैं उनको उगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिकवरी कर सकते हैं। अगर हम ये सोचते रहें कि रेन के थ्रू जो है वो कवर हो जाएगा ग्राउंड वाटर, तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बटरफ्लाईज को लेकर के कुछ स्टडी हुई है कि कैसे इनका ओरिजिन हुआ है। तो बटरफ्लाई का ओरिजिन की अगर हम बात करें तो काफ़ी पहले टाइम जो है इसका ओरिजिन हो गया था नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ऐसा बताया गया है। फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से ये यूरोप में गए, यूरोप से जो है वो एशिया में इनका ट्रांसफ़र देखने को मिला। बेसिक बात ये है कि नॉर्दर्न अमेरिका वाला रीजन जो है वो है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन जो है वहाँ पर आपको फ्लोरा की जो है वो आपको डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी। ओके, तो क्या रीजन है, मतलब आपको प्लांट्स की वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिलती है। और जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे अफ्रीका रीजन है, अब जो एशिया रीजन है, वहाँ पर आपको जो आपकी प्लांट्स की वैरायटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। प्लांट्स की वैरायटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा आपको फ्लावर्स की क्वांटिटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो इनको फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये बातें शो करती हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में जो बटरफ्लाईज हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसी तरीके का क्वेश्चन जो है यूपीएससी क्या करता है कि इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो आपको दे देगा। बटरफ्लाईज को लेकर के 2-3 स्टेटमेंट दे दिए, फिर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको ये बेसिक बातें जो है ना वो पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये बताया गया है कि जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर जो हाइबरनेशन देखने को मिलता है स्क्विल में, आर्कटिक ग्राउंड स्क्विल जो है उनमें हाइबरनेशन क्या होता है कि विंटर के टाइम में जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्या हो, विंटर हो, और जो भी वहाँ पर एनिमल जो है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन ना कर सकते हो। दूसरा इश्यू ये देखने को मिलता है कि जब एक तरीके से विंटर ज़्यादा है तो उस टाइम में आपको फूड जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर स्नोइंग जो है वो देखने को मिलता है। फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी, साथ ही साथ में जो एनिमल जो होते हैं वो इस टाइम में सो जाते हैं। ऐसा बोलते हैं 6 महीने के लिए वो सो जाते हैं, विंटर के टाइम में सो जाते हैं, ताकि उनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी कम खत्म हो और उनको फूड की जो है वो ज़रूरत जो कम अवेलेबल है तो उसकी ज़रूरत उनको कम महसूस हो। तो यहाँ पर एक रिसर्च हुआ है कि जो आर्कटिक ग्राउंड की जो स्क्विल है उनमें हाइबरनेशन पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। हाइबरनेशन पैटर्न मतलब फीमेल जो है, फीमेल स्क्विल जो है वो मेल के कंपैरिजन में उनका हाइबरनेशन टाइम पीरियड जो है वो कम देखने को मिल रहा है। वो पहले ही अपनी नींद से उठ जाती हैं। और इसकी एक पॉजिटिव फैक्ट ये देखने को मिल रहा है कि देखो फीमेल जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगी, तो जो न्यू बॉर्न जो आएगा, मतलब जो बेबी स्क्विल जो आएगा वो एक हेल्दी बेबी स्क्विल जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एफएक्यू पेज पर हम डिस्कस कर लेंगे एनीमिया पॉलिसी को लेकर के। तो देखो अभी क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के लिए जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें एनीमिया को यहाँ पर अलग कर दिया है कि एनीमिया के डाटा जो है वो इकट्ठे नहीं किया जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है कि अभी हमने देखा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 है उसमें हमने देखा कि इंडिया में जो एनीमिया वीमेन में भी और चिल्ड्रन में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है।
ओके, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डाटा है कि 57% तो वीमेन में देखने को मिला है 15 टू 49 एज ग्रुप में, और 67% जो है वो चिल्ड्रन में देखने को मिला है 6 मंथ से 59 मंथ्स तक के जो बच्चे हैं उनमें। पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये डाटा थे 53% और 58.6%। तो ये ज़्यादा क्यों इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एनीमिया को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर है ना वो गलत है। ओके, तो इसकी वजह से क्या किया जाना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने पहले ही एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, DABS प्रोग्राम। ये जो DABS प्रोग्राम है इसमें जो डाइट क्या इनपुट है उसके बेसिस पर जो है वो एनीमिया को क्या किया जाएगा, उसके बेसिस पर एनीमिया को जो है वो रेगुलेट किया जाएगा अलग लेवल पर। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया ये होता है कि आप में ब्लड जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम, ऐसा बोलते हैं कि आयरन की अवेलेबिलिटी अगर आप में कम है तो उसकी वजह से एनीमिया जो है वो डिजीज हो सकती है। आरबीसी कम है, हेमोग्लोबिन कम है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, और ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो फैटिग्यू, वीकनेस, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे इशू जो है वो देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि एनीमिया का जो भी रेगुलेशन हो प्रॉपर तरीके से हो ताकि जो इशू हैं उनको अच्छे से सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हम बिजनेस पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्राई जो है, TRAI, क्या है ट्राई, ये तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई जो है उन्होंने ये बोला है कि जितने भी हमारे इंडिया में जो प्रोवाइडर्स हैं, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जो हैं जैसे कि जियो वाले हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये जो भी प्रोवाइडर्स हैं वो एक तरीके का एक नई फैसिलिटी डेवलप करें। अब ये जो फैसिलिटी है इसमें क्या किया जाएगा, डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन फैसिलिटी। आपके पास में जो भी प्रमोशन कॉल आते हैं, जैसे किसी का ऐड कर रहे हैं लोग, कॉल आ गया, किसी का इंश्योरेंस के लिए कॉल आ गया, कोई इस तरीके के प्रमोशन ऐड के लिए पहले जो है जो भी कस्टमर है उसकी कंसेंट के लिए काम किया जाए। अगर कंसेंट दी जाती है तभी जा करके इस तरीके के प्रमोशन कॉल और मैसेज जो है वो देखने को मिले। तो इसके लिए ट्राई जो है उन्होंने बोला है कि आप एक ऐसा ऐप बनाओ जहां पर जो है वो कस्टमर्स को लेकर के ये सारी कंसेंट का काम किया जा सके। तो ट्राई को लेकर के कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज ट्राई। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखो 1997 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था इस एक एक्ट के बेसिस पर। ये तो सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए। हमारे इंडिया में जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके ग्रोथ के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट कंडीशंस क्रिएट करता है ट्राई। ओके, और साथ ही साथ में जो भी टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के जो भी एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके लिए एक फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाता है ट्राई। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, साथ ही साथ में इसमें 2 होल मेंबर्स होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। इन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। अगर हम बात करें कि इनके मेंबर्स को रिमूव कैसे किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यहाँ पर पावर होती है इनके मेंबर्स को रिमूव करने की। ओके, तो ये बेसिक बात है ट्राई को लेकर के जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पर है, बाड़मेर में राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, वेस्टर्न पार्ट है, जो डेजर्ट रीजन है, तो बाड़मेर जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पचपदरा एरिया है और वहाँ पर रिफाइनरी एस्टेब्लिश की गई 2013 में। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब इन्होंने इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा था, और इसका टारगेट है 9 मिलियन टन पर एनम ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है ये। और इसमें HPCL और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के, HPCL का 74% पार्ट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका 26% यहाँ पर स्टेक है। ओके, और इसमें बोला गया है कि दिसंबर 2024 से ये बाड़मेर रिफाइनरी जो है वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ओपेक प्लस कंट्रीज को लेकर के है। ओपेक प्लस कंट्रीज जो हैं वो दोबारा से मुलाकात कर रहे हैं कि जल्द ही वो क्या करेंगे। ये माना जा रहा है कि जो भी आउटपुट है ऑयल का उसको कट करने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि व्हाट इज ओपेक प्लस। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओपेक क्या है। ओके, देखो 1960s में 5 कंट्रीज ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोलते हैं ओपेक। ये वो कंट्री थे जो ऑयल का एक्सपोर्ट करते थे। ऑयल मतलब क्रूड ऑयल। कौन कौन से कंट्री? ईरान, इराक,
इसके अलावा सऊदी अरेबिया, ओके, और कुवैत और वेनेजुएला, ओके। और ये 5 जो हैं इन्होंने मिलकर के जो है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी कंट्री जो हैं वो वेस्ट एशिया के हो गए। और वेनेजुएला कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दो। ये वेस्ट एशिया में तो नहीं है वेनेजुएला, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कहाँ पर है वेनेजुएला। क्योंकि देखो ओपेक को लेकर के क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी इस तरीके से पूछ सकता है। अलर्टनेस जो है ना वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूछ लेंगे कि ऐसे नहीं देंगे, कंट्री के नेम नहीं देंगे, ऐसे बोलेंगे कि ओपेक कंट्री के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो सारे के सारे वेस्ट एशिया से आते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि वेनेजुएला कहाँ पर है तो आप इस चीज़ को जो है वो नहीं कर पाओगे क्लिक, ओके। तो ओपेक को इन्होंने 1960s में एस्टेब्लिश कर लिया और बगदाद कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर, बगदाद में जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बेसिस पर ओपेक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर लिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बगदाद में नहीं है, पर ये ध्यान में रखना है वियना में हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया में, ओके। और ओपेक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कंट्री मेंबर बन सकता है, बस मेन क्राइटेरिया ये है कि ऑयल का वो एक्सपोर्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑयल का एक्सपोर्ट करे, क्योंकि आइडियोलॉजी जो है वो यहाँ पर ऑयल को लेकर की डिस्कस की जाएगी, ओके। अब एक कंट्री मेंबर है गैबोन, ओके। गैबोन कहाँ पर है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो गैबोन जो है वो पहले मेंबर था ओपेक का, लेकिन इसने क्या किया 1995 में इन्होंने मेंबरशिप छोड़ दी गैबोन ने, और फिर 2016 में इसने फिर से ज्वाइन कर ली। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये पता होना चाहिए। इस तरीके से पूछ लेंगे कि ओपेक के जो मेंबर हैं उन्होंने जब से ज्वाइन किया तब से वो ओपेक के मेंबर ही हैं, किसी ने छोड़ा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि गैबोन जो है उन्होंने एक बार छोड़ा था लेकिन दोबारा से ज्वाइन कर लिया। अब ओपेक प्लस क्या है, देखो जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं इनके अलावा भी पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है। तो 2016 में क्या किया गया, एक तरीके से इस तरीके से आप ये मानिए कि 2016 में इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया कि जो भी ऑयल एक्सपोर्टर जो भी कंट्रीज हैं वो आपस में मिले और डिस्कशन स्टार्ट हो। तो जो और 10 कंट्री ऐसे हैं जो ऑयल का एक्सपोर्ट तो करते हैं पर ओपेक के मेंबर नहीं है, ओके, जिनको नॉन ओपेक मेंबर भी आप बोल सकते हो। तो नॉन ओपेक मेंबर और जो ओपेक मेंबर है उनका एक लूज, एक तरीके से लूज मतलब कुछ बाइंडिंग, कुछ एक तरीके से ऑब्जेक्टिव, ये सेम, बस ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑयल को लेकर के काम करते हैं, ओके, पर ये किसी इनिशिएटिव में आपस में बंधे हुए नहीं है। तो एक लूज एग्रीमेंट जो है या एक लूज डिस्कशन जो है उसको बोलते हैं ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन। तो ओपेक प्लस जो है इसमें ये कंट्रीज मिलेंगे, और ओपेक प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें रशिया जो है वो एक तरीके से लीड करता है। अगर हम बात करें कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन जितना ऑयल का एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा तो जो है ये जो नॉन ओपेक कंट्री जो है वो ज़्यादा फोकस करती है। मतलब ओपेक प्लस जिसमें 10 इंपोर्टेंट कंट्रीज है, रशिया है, मैक्सिको है, कजाकिस्तान है, इनका शेयर जो है वो ऑयल में वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं वो फिर से मिल रही हैं, और इस बात के ऊपर हो सकता है कि वो फिर से ऑयल का जो पर डेली बेसिस पर जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ऑयल का, उसको क्या करते हैं वो कट कर दें। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस जो है वो इफेक्ट होगा। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो एलिगेशन लगाया है कि ये जो भी ऑयल की डिपेंडेंसी है पूरे वर्ल्ड की उसको, क्योंकि रशिया के ऊपर जो है वो इस चीज़ के ऊपर, रशिया के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए उनके ऑयल को कोई नहीं खरीदेगा, ये सारी चीज़ें, एक टाइम एक प्राइस जो है वो डिसाइड कर दिया गया। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए रशिया भी अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है कि ऑयल का जो है वो सभी कंट्रीज जो हैं वो प्रोडक्शन कम कर दे, ताकि रशिया को लेकर के जो डिस्कशन है, जो इशू है, उसको अच्छे से सॉल्व किया जा सके। ओके, तो ये हमारा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके बाद में जो वो न्यूज़पेपर डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव की जो क्लिप है वो अब ऐड की जा रही है, आप उसको देखिए कि किस तरीके से हम न्यूज़ को जो है वो आपके लिए सिंपल वे में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।